नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता वर्गे, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, बद्री प्रसाद लोधी, स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय आरंग। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम संगठन के केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण इन विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण का अर्थ। हेनरी फेयोल, जो कि प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री हैं, उन्होंने अपने परिभाषा में यह कहा है कि कोई भी कार्य जो अधीनस्थों की भूमिका को कम करता है केंद्रीकरण कहलाता है, और कोई भी कार्य जो अधीनस्थों की भूमिका में वृद्धि करता है विकेंद्रीयकरण कहलाता है। अधीनस्थों के अधिकारों को कम करना केंद्रीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। अधीनस्थों को दिए गए अधिकारों में और वृद्धि करना विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। केंद्रीयकरण की परिभाषा एवं अर्थ। लुई ए एलन की केंद्रीयकरण की परिभाषा को हम समझते हैं। केंद्रीयकरण संगठन के केंद्र बिंदुओं पर अधिकारों का प्रणालीबद्ध एवं संगत आरक्षण है। केंद्रीयकरण संगठन के केंद्र बिंदुओं पर, संगठन में जो विभिन्न इकाइयां बनाई जाती हैं वह उनके केंद्र बिंदु होते हैं, और उन केंद्र बिंदुओं पर अधिकारों का प्रणालीगत एवं संगत आरक्षण, उनके अधिकारों को समुचित रूप से एक निश्चित प्रणाली के रूप से और संगत रूप से उनको आरक्षित करना और उसको एक निश्चित अधिकार सत्ता के अंतर्गत ले करके आना, यह केंद्रीकरण कहलाएगा। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो जब संगठन में अधिकार एवं निर्णय प्रबंध के सर्वोच्च स्तर पर केंद्रित कर दिए जाते हैं तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं। इसमें निर्णयन कार्य केंद्र बिंदु कुछ निश्चित स्थानों तक ही केंद्रित हो जाता है, अर्थात किए जाने वाले कार्य के संबंध में अधिकांश निर्णय उन व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं जो वास्तव में उस कार्य को कर नहीं रहे हैं, बल्कि उस कार्य के संबंध में नीतियों को बनाते हैं, अर्थात उस संगठन के उच्च अधिकारी होते हैं। केंद्रीकरण के लक्षण या विशेषताएं। केंद्रीकरण के प्रमुख लक्षण है व्यक्तिगत नेतृत्व की आवश्यकता। केंद्रीकरण के लिए व्यक्तिगत नेतृत्व की अत्यंत आवश्यकता होती है। एक प्रभावशाली और व्यक्तिगत नेतृत्व के द्वारा ही केंद्रीयकरण समुचित रूप से किया जा सकता है। क्रियाओं में एकरूपता। केंद्रीकरण को लागू करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सभी व्यावसायिक क्रियाएं में एकरूपता हो और एक ही व्यक्ति के द्वारा उन क्रियाओं को समन्वित किया जाता हो, उसका समन्वय किया जाता हो, तभी केंद्रीयकरण सही तरीके से किया जा सकता है। केंद्रीयकरण उचित समन्वय के लिए आवश्यक भी माना जाता है। केंद्रीयकरण उचित समन्वय के लिए होता है और यह किसी भी संस्था की अलग अलग इकाइयों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। आकस्मिक एवं संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए केंद्रीयकरण आकस्मिक एवं संकटकालीन परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक होता है। जब एक संस्था सामान्य परिस्थिति में कार्य कर रही है तब वह संस्था सामान्य रूप से कार्य कर सकती है, परंतु जब संस्था को आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य करना होता है, जैसे कि युद्ध की स्थिति में कार्य करना, मंदी की स्थिति में कार्य करना, आर्थिक कमी या संसाधनों की कमी की स्थिति में कार्य करना, तब केंद्रीयकरण की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि इस केंद्रीयकरण के द्वारा सभी क्रियाओं में समरूपता लाई जाती है। प्रभावी नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने हेतु केंद्रीयकरण अत्यंत आवश्यक होता है। यह केंद्रीयकरण जो होता है वो प्रभावी नियंत्रण प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए केंद्रीयकरण करना आवश्यक माना जाता है। केंद्रीयकरण के गुण एवं दोषों की बात करें तो केंद्रीयकरण के गुण होते हैं उच्च प्रबंध की क्षमताओं का समुचित उपयोग। केंद्रीयकरण के द्वारा प्रबंध के उच्च स्तर के व्यक्तियों के क्षमता का हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और अधिकतम उपयोग करते हुए संस्था की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। संपूर्ण संगठनात्मक इकाइयों का समान विकास संभव। केंद्रीयकरण के द्वारा संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाली सभी इकाइयों का समान रूप से विकास संभव होता है। जब हम केंद्रीयकरण के अंतर्गत कार्य करते हैं तो अलग अलग इकाइयां जो कार्य कर रही हैं उनके अधिकार, उनके कर्तव्यों के
का समुचित रूप से बंटवारा किया जा सकता है और उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। शीघ्र निर्णय लेने में सहायता। चूँकि केंद्रीयकृत प्रणाली होने के कारण निर्णय लेने का काम उच्च स्तर के प्रबंध या कुछ केंद्र बिंदु पर ही निर्धारित होता है, उन्हीं के ऊपर आधारित होता है, अतः निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं। संस्था की नीतियों एवं नियमों में तालमेल। चूँकि शीर्ष बिंदु ही नीतियों एवं नियमों को बनाता है और उन नीतियों और नियमों को समरूप से सभी इकाइयों के मध्य समन्वित करता है, अतः संस्था की नीतियाँ एवं नियम जो है उनमें आपस में तालमेल बना रहता है। संस्था की समस्त इकाइयों के मध्य प्रभावी समन्वय एवं नियंत्रण संभव। संस्था की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनके मध्य प्रभावी समन्वय बनाए रखने में, उनके मध्य नियंत्रण बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक होता है कि केंद्रीयकरण किया जाए। केंद्रीयकरण के कुछ दोष भी होते हैं और वो दोष इस प्रकार हैं। प्रबंध के दैनिक एवं कागजी कार्यों में वृद्धि। चूँकि प्रत्येक कार्य का शीर्ष या केंद्र बिंदु उच्च प्रबंध हो जाता है, अतः उच्च प्रबंध के दैनिक कार्य या उसके कागजी कार्यों में वृद्धि हो जाती है। जबकि हमने संगठन के एक उद्देश्य में यह उद्देश्य भी पढ़ा है कि अपवाद के द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए। उच्च प्रबंध को अपवाद स्वरूप किए जाने वाले कार्यों अर्थात नीतियों, निर्देशनों का कार्य ही स्वयं करना चाहिए। रोज़मर्रा के कामों को मध्यम एवं निम्न स्तर पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन केंद्रीयकरण होने पर यह संभावना कम हो जाती है। कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी। चूँकि निर्णय लेने का अधिकार कर्मचारियों के पास नहीं होता है, अतः कर्मचारियों में प्रेरणा की कमी हो जाती है और वह सही तरीके से अपने काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन कार्यों में जो कार्य वे कर रहे हैं उनकी सहभागिता नहीं है या उनका निर्णय नहीं माना जा रहा है, अतः वे अपने मनोबल में भी कमी पाते हैं और कर्मचारियों के मनोबल और पहलपन की भावना में कमी आती है। कर्मचारियों का मनोबल गिरने से उनके पहलपन की भावना में कमी आती है। वे स्वयं होकर के किसी भी कार्य को करने की ओर उद्यत नहीं होते। किसी नवीन क्रिया या प्रक्रिया को करने के पूर्व उन्हें उच्च या शीर्ष प्रबंध की ओर देखना होता है, अतः उनमें पहलपन की भावना में भी कमी आती है। अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना। जब प्रत्येक निर्णय केंद्र बिंदु के अधीन हो जाता है तो केंद्र के द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने की अर्थात उच्च या शीर्ष प्रबंध के द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि निर्णय करने का अधिकार उनके पास सुरक्षित होता है। विवाद की स्थिति, और इसी वजह से एक तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य, क्योंकि कार्य करने का वाला पक्ष और कार्य के लिए निर्देश देने वाला पक्ष दो अलग अलग पक्ष हो जाते हैं। कार्य करने वाला पक्ष यानी कर्मचारी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और कार्य के लिए निर्देश देने वाले पक्ष यानी कि अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को यदि समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये केंद्रीयकरण के दोष माने जा सकते हैं। केंद्रीयकरण के पश्चात अब हम यह देखते हैं कि विकेंद्रीयकरण क्या है। विकेंद्रीयकरण किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकार का समुचित एवं व्यवस्थित भारार्पण है। इसमें उन निर्णयों को छोड़कर जिन्हें केवल उच्च प्रबंध ही ले सकता है, अन्य निर्णय निम्न स्तर को सौंप सकते हैं। कुछ निर्णय नीतियों से संबंधित ऐसे होते हैं जिनको कि उच्च प्रबंध भारार्पित नहीं कर सकता है, दूसरों को नहीं सौंप सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो रोज़मर्रा के कार्यक्रमों से संबंधित निर्णय होते हैं, निर्देश होते हैं। उन्हें अपने से नीचे के कर्मचारी को अपने से नीचे अधीनस्थ कार्य करने वाले पदाधिकारी श्रृंखला में
कार्य करने वाले कर्मचारी को सौंप देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसकी परिभाषा देते हुए लुई ए एलन ने कहा था कि विकेंद्रीकरण कार्य निष्पादन के स्तरों पर व्यवस्थित एवं स्थायी रूप से अधिकारों का भारार्पण है। व्यवस्थित और स्थायी रूप से, यह अधिकार व्यवस्थित रूप से और स्थायी रूप से बाकायदा व्याख्या करते हुए अधिकारों की अपने अधीनस्थों को प्रदान किए जाते हैं। विकेंद्रीकरण के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या हैं? विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय तकनीक है। विकेंद्रीकरण को प्रबंध की तकनीक के रूप में माना जाता है। इसे आधुनिक प्रबंध में इसे एक नवीन प्रबंध तकनीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अधिकारों का प्रत्यायोजन। विकेंद्रीकरण अधिकारों के प्रत्यायोजन का ही एक रूप है, एक स्वरूप है, जिसके अंतर्गत अपने अधिकारों को अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंपा जाता है। भारार्पण का प्रथम चरण। विकेंद्रीकरण भारार्पण की पहली सीढ़ी है। इसके पश्चात व्यापक रूप से अपने अधिकारों को अपने से अधीनस्थों को सौंपा जाता है। अधीनस्थों की सक्रिय भागीदारी। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधीनस्थों को सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका मिलता है, जिससे कि वे अपने कार्यों में समुचित और सक्रिय भागीदारी दिखा सकते हैं और अपने कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। अधीनस्थों की भूमिका में वृद्धि। विकेंद्रीकरण कर देने से अधीनस्थों की भूमिका में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि न सिर्फ अब वे अपने कार्य को करते हैं, बल्कि अपने कार्य से संबंधित निर्णयों को भी स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। विकेंद्रीकरण के गुण एवं दोष। विकेंद्रीकरण के गुणों की हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख गुण है प्रबंधकीय गुणों का विकास। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जब उच्च स्तर अपने से निम्न स्तर के कर्मचारियों को अधिकारों का भारार्पण करता है, तो उससे उनमें प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है और हमें भविष्य के लिए अच्छे प्रबंधक प्राप्त होते हैं। उच्च अधिकारियों के भार में कमी। विकेंद्रीकरण से उच्च अधिकारियों को ही समस्त तरह के कार्य नहीं करने पड़ते हैं। कुछ कम महत्वपूर्ण कार्यों का भार अन्य अधिकारी कर्मचारियों पर आ जाने से उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी हो जाती है, जिससे वो नीतिगत निर्णय लेने में समुचित रूप से सक्षम हो पाते हैं। योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति। विकेंद्रीकरण से निम्न स्तर के कर्मचारियों, निम्न वर्ग के कर्मचारियों को अधिकार प्राप्त होने पर उनमें से योग्य प्रबंधक निकलकर बाहर आते हैं और हमें यह पता चल जाता है कि इस संस्था में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो भविष्य में योग्य प्रबंधक बनने की क्षमता रखते हैं। युवा प्रबंधकों के मनोबल एवं उत्साह में वृद्धि। अक्सर यह देखा गया है कि प्रबंध के उच्च या शीर्ष स्तर पर उन्हीं प्रबंधकों को या उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाता है जो आयु में बड़े होते हैं, जिससे युवा प्रबंधक के मनोबल में कमी आती है और इसीलिए युवा प्रबंधकों को मौका तब मिल पाता है जबकि शीर्ष प्रबंध विकेंद्रीयकरण करते हैं। शीर्ष प्रबंध विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत युवा प्रबंधकों को कार्य का मौका देते हैं। ऐसे समय में उनके मनोबल एवं उत्साह में वृद्धि होती है। निर्णय लेने में आसानी। विकेंद्रीकरण कर देने से उच्च प्रबंध को निर्णय लेने में आसानी हो जाती है और वह अपने कार्य सही तरीके से कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण के कुछ दोष भी हैं। पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं। किसी भी संस्था या किसी भी इकाई का पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि समस्त अधिकारों को भारार्पित करना संभव नहीं होता है। कुछ अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जिनका उच्च प्रबंध के पास रहना ही आवश्यक है। प्रबंध में एक रूपता का अभाव। विकेंद्रीकरण के तहत जब अलग अलग इकाइयों के प्रबंधकों में अलग अलग अधिकारों को सौंप दिया जाता है और प्रत्येक
प्रबंधक का कार्य करने का तरीका अलग हो जाता है, तो ऐसे में प्रबंध में एक रूपता का अभाव हो जाता है और यह विवाद की स्थिति को भी जन्म दे सकता है। विशिष्टी एवं तकनीकी सेवाओं पर लागू करना संभव नहीं। विशिष्टीकृत एवं तकनीकी सेवाओं पर इसे लागू नहीं किया जा सकता, जैसे लेखा सेवा या विशिष्टीकृत किसी विशिष्ट तकनीक से संबंधित सेवा पर इसको लागू करना संभव नहीं हो पाता है। प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि। प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले व्ययों में वृद्धि हो जाती है। जहाँ पर निर्णय लेने के लिए एक प्रबंध के स्तर की आवश्यकता थी, वहाँ पर चूँकि अधिकारों का भारार्पण किया जा रहा है, अलग अलग प्रबंध के स्तरों की आवश्यकता पड़ती है और उतने ही अधिक प्रबंधकों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि हो जाती है। उच्च प्रबंधकों द्वारा विरोध। अक्सर भारार्पण की तरह ही विकेंद्रीकरण का भी उच्च प्रबंधकों के द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि इससे उनके कार्य में हस्तक्षेप होता है और उन्हें अपने महत्व में कमी का एहसास होता है। उन्हें ये लगता है कि यदि विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो उनका संस्था में महत्व कम हो जाएगा। उपक्रम की नीतियों में भिन्नता। यदि विकेंद्रीकरण करके नीतियों के निर्माण का कुछ हिस्सा अलग अलग प्रबंधकों को दे दिया जाता है, तो उपक्रम की नीतियों में भी भिन्नता आ जाती है, जिससे कि संस्था अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करती है। विकेंद्रीकरण एवं केंद्रीयकरण दोनों भी संगठन के महत्वपूर्ण दो रूप हैं, लेकिन इनके मध्य जो अंतर है उन अंतरों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में जो अंतर हैं वो कुछ आधारों पर हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्यभार। विकेंद्रीयकरण में अधिकारों एवं कर्मचारियों के कार्यभार को अलग अलग कर दिया जाता है। उनमें अधिकारियों के कुछ कार्यभार को कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है, जबकि केंद्रीयकरण के अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों से निर्णय का भार लेकर अपने ऊपर अपने पास सुरक्षित रख लिया जाता है। निर्णय लेने की अवधि। केंद्रीयकरण के अंतर्गत निर्णय लेने की अवधि छोटी होती है, निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं, जबकि विकेंद्रीयकरण के अंतर्गत निर्णय लेने में देर होती है। निर्णय लेने का अधिकार। केंद्रीयकरण के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार उच्च प्रबंध या केंद्र बिंदु के पास होता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार भारार्पित किए गए अधिकारियों के पास भी होता है, यानी निर्णय का कोई एक केंद्र बिंदु नहीं होता। प्रबंधकों की योग्यता का विकास। केंद्रीयकरण के अंतर्गत प्रबंधकों की योग्यता का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है, जबकि विकेंद्रीयकरण के अंतर्गत प्रबंधकों की योग्यता का समुचित विकास हो सकता है। उपक्रम के अनुसार उपयुक्तता। केंद्रीयकरण उन उपक्रमों के लिए उपयुक्त है जहां पर किसी एक अधिकारी के द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जबकि विकेंद्रीयकरण उन समस्त उपक्रमों के लिए आवश्यक है जहां पर प्रबंध के स्तर मौजूद होते हैं और प्रत्येक स्तर में एक नेतृत्वकर्ता होता है, जिस नेतृत्वकर्ता को निर्णय लेना आवश्यक होता है। अधिकारों का भारार्पण। केंद्रीयकरण के अंतर्गत अधिकारों का भारार्पण नहीं किया जाता है, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधिकारों को अपने से निम्न स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों को सौंपा जाता है। समन्वय की समस्या। केंद्रीकरण के अंतर्गत समन्वय की समस्या कम होती है, लेकिन विकेंद्रीकरण के अंतर्गत समन्वय की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि विकेंद्रीयकरण के अंतर्गत हम निर्णय लेने के केंद्र बिंदुओं को बांट सकते हैं। इस तरह हम यह देख सकते हैं कि यह केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीयकरण में अंतर है। प्रस्तुत
प्रेजेंटेशन को बनाते समय, जिसमें कि हमने केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण पर चर्चा की है, संदर्भ के रूप में SBPD पब्लिशिंग हाउस आगरा द्वारा प्रकाशित, साहित्य भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स पब्लिशिंग हाउस आगरा द्वारा प्रकाशित। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए संदर्भ के रूप में SBPD पब्लिशिंग हाउस आगरा द्वारा प्रकाशित व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत RC अग्रवाल के द्वारा रचित एवं साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा द्वारा प्रकाशित व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत डॉक्टर RC गुप्ता द्वारा रचित पुस्तक को संदर्भ के रूप में लिया गया है। धन्यवाद।